अच्छा नाज़रीन किराम, आप मुख्तलिफ लोगों की राय भी सुनते रहते हैं, रोज़ गुफ्तगू भी सुनते रहते हैं, बहसें भी सुनते रहते हैं, मुख्तलिफ लोगों के झगड़े भी सुनते रहते हैं। हम इस प्रोग्राम में हर तरह की बातें करते हैं। आज हमने ख़ास तौर पर इजाज़ुल हक साहब को ज़हमत दी है कि हमें मुल्क के हालात के बारे में कुछ बताएं। वो पार्टी तो ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनका एक इमेज रहता है कि वो कुछ गैर जानदार से हैं। ऐसा ख्याल रहता है कि शायद वो उनके राब्ते सभी लोगों से रहते हैं, और ये ख्याल रहता है कि कुछ ये इस बात की कोशिश करते रहते हैं कि लोग मिलजुल के चलें और मुल्क की बेहतरी की कुछ शक्ल नज़र आए। पता नहीं ये सच होता है कि नहीं होता है, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपनी एक अलग शनाख्त बना रखी है और उस पर कायम है। इलेक्शन भी लड़ते हैं तो अकेले उनकी पार्टी जो भी है मुस्लिम लीग जेड, वो एक जीत भी जाते हैं और उसके अपना रोल अदा करने की कोशिश करते हैं। मैं इसीलिए उनसे पूछना चाहता हूं कि इस वक्त जो बड़ी पोलराइजेशन है मुल्क में, डिवीजन है मुल्क में, यकीनी तौर पर मैं तो नहीं कहता कि नॉन पार्टीजन है, पार्टीजन तो वो हैं, लेकिन वो क्या सोचते हैं कि इसका हल क्या है, क्या सूरत हाल है, मुल्क कैसे आगे जा सकता है, मुल्क कैसे आगे बढ़ सकता है। पार्टियां एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो गुफ्तगू करने को तैयार हैं, आपस में मिलजुल कर मसले को तय करने के लिए आमादा नजर नहीं आती। ऐसे में क्या नक्शा नजर आता है, फ्यूचर क्या मुल्क का, इलेक्शन सर पर हैं, इलेक्शन के साथ ही हमारी मईशत का मसला है जो कुछ बेहतर होती दिखाई देती है, लेकिन टेररिज्म का मामला तो काबू में आता दिखाई नहीं देता। अफगानिस्तान की सूरत हाल है, गजा की सूरत हाल है, और बहुत से मामला हैं जिन पर उनसे गुफ्तगू हो सकती है। इंशाल्लाह आज करते हैं। सलाम अलैकुम इजाज़ुल हक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या मसरूफियत है आजकल? आजकल बस देख रहे हैं आनिया जानिया सबकी, और आवाज नहीं आ रही। कोशिश कर रहे हैं कि कोई माहौल बने तो इलेक्शन की तैयारी करें। पे यानी क्या कोशिश कर रहे हैं? मैंने कहा अभी कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शंस का माहौल बने तो हम इलेक्शन की तैयारी करें। अभी आपने तैयारी शुरू नहीं की? नहीं, अभी तो किसी ने भी तैयारी शुरू नहीं की। क्या सूरत हाल है ये सारा? इस पर बहुत शकुक व शुबहात पैदा हो रहे हैं लोगों में कि जब सियासतदान इलेक्शन की तैयारी शुरू ना करें और इलेक्शन बिल्कुल सर पर आ खड़े हों, तो ये सूरत हाल तो ऐसे ही लगता है जैसे सियासतदानों को यकीन ही नहीं है कि इलेक्शन होंगे। आप भी उन लोगों में है जो समझते हैं इलेक्शन नहीं होंगे? नहीं, मैं तो बिल्कुल, आप देखें ना, ये तो मैं इस पे तो मैं और आप बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो पत्थर पे लकीर है। हाँ, रोक दिया गया, हमें तो रोक दिया गया। स्वाय अपनी बेगम के किसी से बात नहीं कर सकते। मैं 10 दफा अपनी बेगम की मिन्नतें कर चुका हूँ कि मेरे साथ बात करो, कहती मैं जानती नहीं हूँ कि सियासत क्या होती है और इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, मैं कैसे आपको बताऊं। तो अब तो बैठे हुए ना मैं आपसे बात कर सकता हूँ इस बारे में, ना आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, वरना कल आपको भी हटा दिया जाएगा वहां से और हमें भी पकड़ लिया जाएगा शायद, क्योंकि ये बात तो मुल्क की लीगली जो सबसे हायर अथॉरिटी है उसने कह दिया कि इस पे आपने बात नहीं करनी। लेकिन बात यह है कि गैर यकीनी का माहौल इसलिए है कि एक जाली नैरेटिव जो है ना वो पैदा किया गया कि इलेक्शन से पहले ही बता दिया गया कि आने वाले इलेक्शंस के बाद वजीर आजम कौन बनेगा। तो जब आपको इस तरह मालूम हो जाए कि कौन बनेगा, वो बनेगा जिसके पास ना वोट बैंक है, आप ना जिसके पास अवाम है, ना जिसके पास वोटर है, ना उसके पास सपोर्टर है, तो फिर मैं तो समझता हूँ कि 75 अरब रुपए हुकूमत पाकिस्तान के ज़ाया करने और इतना ही पैसा या इससे दुगना पैसा जो है वो गरीब जो सियासतदान है जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है उनका खर्च हो जाएगा। तो मुल्क की मईशत का जो इस वक्त हाल है, जो मुल्क की सिक्योरिटी का इस वक्त हाल है, जो आपने खुद ही बात कर दी, मुझे कहना नहीं पड़ेगा, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की इस वक्त सिचुएशन है, वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की इस वक्त सिचुएशन है, जो दुनिया के अंदर मामला चल रहे, इनको मद्देनजर रखते हुए जब तक आप इसके क्या कहते हैं खदोखाल जो है वो तय नहीं करेंगे, जब तक ये तय नहीं करेंगे, आप इलेक्शंस करवाएं, एक मरतबा आप इलेक्शंस करवाएं, 100 मरतबा। मैंने ये बार बार ये कहा कि चार्टर ऑफ पाकिस्तान जरूरी है, तमाम स्टेक होल्डर्स का बैठना जरूरी है, सबको ये तय करना जरूरी है कि कहाँ पे रेड लाइन्स हैं, कहाँ पे प्लेइंग फील्ड है। उसके बगैर आप जो मर्जी करवा लें मतलब कोई नतीजा नहीं निकलेगा। अच्छा, ये आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन क्या सारी पार्टियां, मैं सारी पर जोर देता हूं,
इस बात पे आमादा हो जाएंगी कि किसी चार्टर पर, चार्टर ऑफ पाकिस्तान कह लें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कह दो, वो तो हो चुका, चार्टर ऑफ इकोनॉमी कुछ कह लें, उसके लिए इकट्ठे मिलकर बैठने को तैयार हो जाएंगी सारी पार्टियां। मैं सारी पे दोबारा जोर देता हूं, मेरी बात आप समझ गए होंगे। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया हूँ। ये 2 मिनट का काम है, ये सिर्फ 2 मिनट का काम है, और इसके लिए कमिटमेंट होनी चाहिए, इसके लिए नीयत होनी चाहिए। कौन सी पार्टी इस वक्त जो आप समझते हैं कि नहीं बैठेगी, जो कि नहीं चाहते कि इस मुल्क के अंदर बेहतरी आए? कौन है जो ये चाहता है कि जनाब ये मुल्क जो है, इसकी मईशत जो है वो बेहतर ना हो, इस मुल्क की सिक्योरिटी की बेहतर ना हो? लेकिन अब मसला ये है कि जो जमातें देखें ना, जो अब हमें सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। सच ये है कि जो हालात 16 माह इस पीडीएम की हुकूमत ने इस मुल्क के साथ कर दिया है, जो इसके अवाम के साथ कर दिया है, आप जितना मैं और आप कहें जनाब कि वाह वाह बहुत अच्छा था, महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत, कोई बात ही नहीं है, अपने केसेस माफ करवा लिए, गरीब आदमी को फंसवा दिया, यही तो हमारी अदालतें हैं। इस पत्थर पे कोई लकीर लगाने को तैयार नहीं है। लेकिन जो गुफ्तगू करने वाली है उस पे आप कदगन लगा दें कि जी इलेक्शंस के बारे में बात नहीं करनी आपने, होंगे कि नहीं होंगे, और आपने अपनी मईशत के बारे में बात, दीगर मसलों के बारे में बात, वो बात जब करनी नहीं है बैठकर, तो फिर आप आगे जाकर क्या लेने जा रहे हैं? नहीं, पहली बात ये। दूसरी बात मेरी सुन ले आप, मैं मतलब बड़ा आपको सही बताता हूँ कि क्या मसला क्या है। मसला ये है कि इस मुल्क के अंदर से लोगों के अंदर, अवाम के अंदर, मैं अवाम की बात कर रहा हूँ, कि नजरियाती सियासत जो होती थी, नजरियाती सहाफत भी होती थी, नजरियाती आप लोग भी होते थे, अवाम भी होते थे, वो नजरियाती सियासत चलती रही इस मुल्क के अंदर, चाहे वो अच्छी थी या बुरी थी, चाहे वो लेफ्ट विंग था, चाहे वो राइट विंग था, चाहे वो पीपल्स पार्टी थी, चाहे वो मुस्लिम लीग थी। जिस दिन 2006 में बैठकर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, और उस दिन पाकिस्तान के अंदर से नजरियाती सियासत खत्म हो गई। अच्छा, उस दिन से मुफादात की सियासत शुरू हो गई, और फिर उसके बाद आप देख लें कितने इलेक्शंस हुए और क्या उसमें से नतीजा क्या निकला। यानी अभी उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की स्याही खुश्क नहीं हुई थी, और मियां नवाज शरीफ साहब, हमारे आने वाले वजीर आजम जिनको कहा जा रहा है, वो अभी पंखी लेकर, हाथ वाली पंखी लेकर उसकी स्याही खुश कर रहे थे। इतने में अबू धाबी के अंदर मीटिंग शुरू हो गई, कोंडोलीसा राइस मुतहरक हो गई थी, परवेज मुशर्रफ साहब मुतहरक हो गए थे, उस वक्त के हमारे DGISI मुतहरक हो गए थे, और उसका नतीजा क्या निकला कि उसके बाद मोहतरमा भी वापस आ गई, और उसके बाद मजबूरन सऊदी अरेबिया के कहने पर हमें नवाज शरीफ साहब को भी वापस आना पड़ा, और उसके नतीजे में क्या हुआ कि फिर मोहतरमा को इतना बड़ा हादसा हो गया, और उसके बाद आपने देखा कि क्या हुआ। नहीं, वो सारी जो मीटिंग शुरू हुई थी तो उसमें पॉलिटिकल पार्टीज में से किसने वाइडेट की उस मिसाक जमहूरियत को? सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज ने नहीं, सबसे पहले किस पीपल्स पार्टी ने किया? हाँ, इसमें कौन से छुपी हुई बात नहीं है, तो तारीख का हिस्सा है। अच्छा, ये जो कह रहे थे, अब जो कहते हैं जी मैं गेट नंबर 4 की सियासत नहीं करता, अगर मैं तारीख उठाकर आपको बताना शुरू कर दूं कि गेट नंबर 4 में कौन कौन गया, कैसे गया, और उनसे कहना था जो कह रहे हैं कि हम गेट नंबर 4 की सियासत नहीं करते, उन्होंने कहा अपने वालिद साहब से तो पूछ लो पहले। हाँ, ये ठीक बात है, लेकिन आप बुरा मनाने, हाँ, ये मेरी बातें बुरा मनाने वाली नहीं है, तल्ख हकीकतें हैं इस मुल्क की। तो जब आप अपने दाव में बैठे रहते हैं कि मेरा दाव लग जाए, तो फिर पाकिस्तान के अवाम का दाव क्यों नहीं लगने देते आप? बैठ के बात करें, मईशत के बारे में बात करें, मुल्क को बेहतर करने के बारे में बात करें, सिक्योरिटी के बारे में बात करें, और कैसे हमने इस मुल्क को आगे लेकर चलना है। इतने हमारे पास 25 करोड़ अवाम है, 60% लोग जो हमारे हैं वो यूथ है। दुनिया में लोग तरस रहे हैं यूथ के लिए। चाइना ने अब ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए कह दे लोगों, अगले 30 साल के बाद उनकी वो आरजू पूरी होगी। जर्मनी के अंदर जो है वो आप देख ले क्या हालात हैं, कुत्ते बिल्लियां पाले जाते हैं बच्चों के बजाय। पाकिस्तान के पास अल्लाह ताला ने सारे वसाइल दिए, रिसोर्सेज दी हुई है, लेकिन हमारे पास ना कमिटमेंट है ना लीडरशिप है। जब तक लीडरशिप सही नहीं आएगी, आप कैसे मुल्क को आगे लेकर चले, अगर आपने जमहूरियत को चलाना है। ठीक बात नहीं, ये आप ठीक कह रहे हैं ना, आपने कहा कि हमें सच कहना चाहिए।
अब सच कहते हुए हमें ये भी सोचना चाहिए कि सारी पार्टियां, जो मैं सवाल पूछा था आपसे, सारी पार्टियां बैठने को तैयार हैं। अब वो पार्टी भी जिसमें आप शामिल हुए थे, पता नहीं 9 मई के बाद आप उसमें शामिल रहे कि नहीं रहे, वो पार्टी भी शामिल होने को तैयार है गुफ्तगू में सियासतदानों के साथ। पहले मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि मैं शामिल नहीं हुआ था, हमारा इलेक्टोरल अलायंस था। बिल्कुल, हमारा इलेक्टोरल अलायंस हुआ था कि अलायंस हुआ था, अलायंस हुआ था, इलेक्टोरल अलायंस था। ये बात तय थी जिनके साथ हुआ था। अगर वो इस बात से 19-20 भी कह दें कि नहीं ये जाजुल्ला गलत कह रहे हैं, तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ने के लिए तैयार। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। तो क्या वो तैयार हो जाएंगे सियासतदानों के साथ बैठने को? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि सियासतदानों को अगर बिठाने वाले तैयार हो जाएंगे तो सियासतदान बैठने के लिए तैयार हो जाएंगे। उठाने वाले भी आपके दोस्त हैं, वो बिठा लेंगे। देखिए, एपीएस के बाद क्या हुआ था आप बताएं ना। जब वो नेक्टा बना, जब उस वक्त का वो जो नेशनल एक्शन प्लान बना, कि सारी जमातें साथ नहीं बैठी थी, जो चाह रही थी, जो नहीं चाह रही थी, क्योंकि मुल्क को उस वक्त एक खतरा हुआ। उसके बाद 80,000 के करीब हमने जानों का नजराना पेश किया, हमारे लोग शहीद हुए, सीनियर से लेकर जूनियर तक सारे फौजी, जो कि 65 और 71 और 48 की जंग में नहीं शहीद हुए, तो उससे ज्यादा लोग इसमें शहीद हो गए। तो उस वक्त जब साथ बैठकर आप एक प्लान बनाकर उसको चाहे इम्प्लीमेंट करें या ना करें, तो अब मुल्क को ज्यादा मुश्किलात का सामना है। आज हमारी मईशत, जब आपकी मईशत खत्म हो जाए तो आपका मुल्क जो है वो सही सिमत में नहीं चल सकता। अब आपको कभी IMF की तरफ डिक्टेशन लेनी पड़ती है, कभी अपना सऊदी अरब जाना पड़ता है, कभी UAE जाना पड़ता है, कभी चाइना जाना पड़ता है, और मिनरल समाजों से आप मुल्क चला रहे हैं। वो मुल्क जिसको अल्लाह ताला ने इतने वसाइल दिए हैं, और आप देख लें कि जो लोग कह रहे थे $500 पे डॉलर चला जाएगा, आज किस तरह कंट्रोल हुए। तो दिस इज बिकॉज 16 माह के अंदर इट वाज द वर्स्ट गवर्नेंस एवर इन पाकिस्तान हिस्ट्री। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं कि वो 16 माह की तो आप बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि हमें सच बोलना चाहिए, 16 माह से पहले जो 3.5 साल थे वो कैसे थे? वो मैं कहता हूं कि उस वक्त तो अगर इलेक्शंस करवाए थे 9 अप्रैल को, जब ये रजीम चेंज किया है, तो यही लोग आकर बैठ जाते इलेक्शंस के थ्रू। जिस तरीके से ये लोग आए, वो लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, और उनकी जो पॉपुलैरिटी है आज, उसमें 70% से नहीं 60% तो इनकी मुखालफत है, क्योंकि सारे पाकिस्तान की जमातें एक साथ बैठ गई थी जाके। नहीं, वो आप ठीक कह रहे हो। मैं वैसे क्लियर पूछना चाहता हूं, जैसे आप कहते हैं हमें सच बोलना चाहिए, कि वो 3.5 माह थे कैसे, उनकी अहलियत क्या थी? मैंने कहा आपको कि उन 3.5 सालों में इमरान खान की पॉपुलैरिटी वाज एट द लोएस्ट एप जब इनकी हुकूमत खत्म की। अगर उस वक्त इलेक्शन हो जाते तो यही PDM की जमातें जीत कर आ जाती। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, मैं पॉपुलैरिटी की बात कर रहे हैं आप, तो मैं उनकी अहलियत की बात पूछना चाहता हूँ। नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं, वो बाकी सारी चीजें छोड़ दें। आप अगर ग्रोथ रेट को देखें, अगर आप एक्सपोर्ट्स को देखें, अगर आप उस वक्त की आप रेमिटेंसेस को देखें, तो कंपैरेटिवली आज के हिसाब से 100 गुना बेहतर थी। वो आखिरी साल उसकी कुछ और वजह थी, इंटरनेशनल वजह थी, लेकिन बाकी तो बहुत माइनस में चली गई थी हमारी। मैंने कहा कि गवर्नेंस ठीक नहीं थी, परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी। मैं कब कह रहा हूँ कि ठीक थी? मैं कह रहा हूँ वो ठीक नहीं थी, लेकिन जिस तरीके कार जो इस्तेमाल हुआ वो बस बैकफायर कर गया। तो अब उनको बैठाया जा सकता है क्या? जो कहते हैं बैठाने वाले बैठा लें तो वो बैठ जाएंगे, बैठाने वाले तैयार हैं बैठवाने के लिए? बैठ तब सकते हैं। देखिए, ये बार बार लोग कहते हैं जी कि बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते हैं, क्यों बैठ सकते हैं, क्यों नहीं बैठ सकते। जब तक इस बात का एतराफ नहीं करेंगे कि हाँ भाई हमसे भी गलतियां हुई हैं, हम पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहते हैं, हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड, ऐसे तो नहीं होता ना। लेवल प्लेइंग फील्ड तब होती है जब आप इतराफ करके बैठेंगे और फिर लेवल प्लेइंग फील्ड मांगेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड इस तरह तो नहीं हो सकती कि आपके केसेस जो हैं वो इस तरह से खत्म किए जाए जिस तरह के, मतलब कहते हैं कि वो सफेद उससे लिखे हुए को मिटाया जाता है। तो फिर आप क्या लेवल प्लेइंग फील्ड कौन सी आप को चाहिए उसके बाद? चलिए, मैं आपको तो एक तरह से घोड़े पे बैठा के, सेरा पहना के आपको ले जाया जा रहा है कि भाई दूल्हा आ रहा है, लेकिन घोड़ा जब पानी के पास गया
तो घोड़ा पानी पी नहीं रहा, तो यू कैन टेक द हॉर्स अप टू द वाटर बट यू कांट मेक हिम ड्रिंक। ठीक बात है। मैं एक वक्फा लेता हूं जी। उस दूल्हा के सरबाले एक जमाने में आप भी थे, और सच्ची बात तो ये है कि ये आपके वालिद साहब की लेगेसी थी। मैं इसमें गुफ्तगू करता हूं एक वक्फे के बाद आपसे, और उस लेगेसी का क्या बना। बड़ी अजीम लेगेसी थी, हम भी इसके साथ थे, और एक दुनिया साथ थी। वो सारी दुनिया जो लेफ्ट के खिलाफ थी, इश्तराकियत के खिलाफ थी, फस्ताई रवैयों के खिलाफ थी। इसके बावजूद भी कि ज़ियाउल हक एक फौजी आमर थे, बहुत से लोग डेमोक्रेट जो थे उनके साथ हो गए थे, और बहुत सी स्ट्रगल उसी नजरियाती हवालों के साथ लड़ी गई। वो कहाँ गया वो सारे हवाले। एक वक्फे के बाद मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। पूछ तो चुका हूँ सवाल मैं आपसे कि वो लेगेसी जिसमें हम सब लोग साथ थे, मैं नहीं ये कहता कि वो आप गोया उसके वारिस थे, हम सब लोग उसके साथ थे। लोग दाड़े मार मार के रोए हैं 17 अगस्त को जब वो अफसानिया हुआ है, और उस जनाजे में भी जो नक्शा पैदा हुआ है पाकिस्तान की तारीख में कम हुआ होगा। वो लेगेसी कहाँ गई। आप, मैंने कहा कि वो दूल्हा थे तो आप सरबाला थे उसको उस वक्त, और आपने वो मैं तो आज भी कहता हूं कि मैं बिल्कुल उस जमात के साथ था। मैं आज भी मेरा उनसे कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये तरीकाकार गलत है। सजाद मीर साहब, हमने दुनिया देख ली, 6 मरतबा मैं MNA बन चुका हूँ, वजीर मैं रह चुका हूँ, 11 साल में मेरे वालिद इस मुल्क के हुक्मरान रह चुके हैं। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, मुझे पाकिस्तान की जरूरत है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ कि मैं इलेक्शन लड़ूं कि ना लड़ूं, और जीतूं कि ना जीतूं। अगर इस तरह का इलेक्शन होगा तो वो कामयाब नहीं होगा। लेगेसी की बात आपने की है, देखिए जिसने उस लेगेसी को छोड़ दिया उसका जो असर हुआ वो आपके सामने है। वो एक नजरिया था, वो पाकिस्तान का किबला दुरुस्त करना था, वो इस्लाम का किले को मजबूत करना था। वो नजरिया था जो आप कह रहे हैं कि किधर गया। उस नजरिए ने आपको नाकाबिले तस्कीर बनाया। आज जो पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख करके नहीं देखता, जिस चीज को सरेंडर करवाने के लिए हमारी इकोनॉमी को यहाँ तक पहुंचाया गया है, वो उस नजरिए ने पैदा किया था, उस जहाज ने पैदा किया था। जो लोग आज कहते हैं शर्मिंदगी से कि जी वो तो अमेरिका की जंग थी, आपको भी मालूम है सजाद मीर साहब, मुझे भी मालूम है कि वो 2 साल तक किस तरह से वो जंग चली। 52 इस्लामी मुल्क स्वाय 2 के एक जगह प्लेटफॉर्म पे लाने वाला कौन था? 1 अरब मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने वाला UN में कौन था? और फिर आप देखें कि कैसा ब्लांका की तकरीर सुन ले आप, जब उन्होंने खड़े होकर कहा। और यासिर अरफात जो जिसके बारे में लोग कहते हैं कि जी ज़ियाउल हक ने फलस्तीन के साथ ये किया वो किया, 5वीं OIC की मीटिंग की तकरीर आज उठा के यासिर अरफात की सुन लें। उसने कहा कि एक फलस्तीन के पड़ोस में अगर पाकिस्तान होता और उसमें एक ज़ियाउल हक होता तो इनकी जरूरत नहीं थी कि हमारी तरफ मैली आंख करके देख सकते। आज भी वो कहते हैं, आज भी इस्माइल हानिया ने कहा है कि अगर पाकिस्तान एक इशारा करे तो इसराइल अपनी औकात में आ सकता है। पाकिस्तान तो इशारा करेगा, ज़ियाउल हक कहाँ से लेकर आएंगे आप? ये बात है। तो आज हम जिस उससे जा रहे हैं, देखिए जब आप की मईशत ठीक नहीं होगी, आप अपने पैर पे नहीं खड़े हो सकेंगे, तो कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। मैं माजरत के साथ एक बात करूं, अगर मतलब वो कहते हैं ना कि जान की अमान पाऊं। जी। आप हालिया मीटिंग देखें हमारी जो UAE में हुई है जी। आवाज आ रही है आपको? आ रही। मैंने कहा वो हालिया मीटिंग देखें कि हिंदुस्तान का वजीर आजम कहाँ खड़ा हुआ है और हमारा वजीर आजम कहाँ खड़ा हुआ है। ठीक है। मतलब आपने देखी ना, सारी दुनिया ने देखी वो तस्वीर। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप अपनी इज्जत खुद बनाते हैं। जब आप अपनी इज्जत खुद नहीं करेंगे तो कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। मतलब ये इस वक्त जो कह रहा है, हानिया ने जो कहा है, वो उसने कोई गलत तो नहीं कहा। पाकिस्तान की तरफ खाली गाजा वाले हमास वाले तो नहीं देख रहे, या तमाम मुस्लिम उम्मा देखती है कि पाकिस्तान अपना किरदार अदा करे। दे लुक अप टू यू। अच्छा, आपने एक वो जमाना था कि इसी UAE के हुक्मरान ने मुझे बुलाकर कहा था कि मेरी बात आप अपने वाले तक पहुंचा देना, जनरल ज़ियाउल हक शहीद तक। और ये आप रिकॉर्ड उठा के देखें, उसने कहा कि जब तक वो वहां बैठे में ज़ियाउल हक, यू गो एंड टेल योर फादर
कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को हम यूएई में नहीं उतरने देंगे। आप देख लें कि उनके जमाने में कोई आया हिंदुस्तान का वजीर आजम वहां। ठीक बात है, ठीक बात। ये तो क्या था, ज़िया-उल-हक के हाथ में कोई जादू की छड़ी तो नहीं थी कि लोग ये देख रहे थे। रशिया डर रहा था, अमेरिका जो है तमीज के अंदर दायरे में रहते हुए बात करता था। जरूरत थी कि उनको कहा कि ये पीनट्स अपने पास रखो। और उस जहाज के दौरान एक अमेरिकी फौजी के पांव जो है पाकिस्तान की जमीन पे नहीं लगे, यानी कि ट्रुप्स के, जिस तरह ये बाद में वहां गदर होता रहा। और एक पाकिस्तान का सिपाही उस पूरे जहाज में शहीद नहीं हुआ। मुझे रिकॉर्ड दिखा दें आप। क्या हिकमत अमली। दो बातें अहम है कि एक अमेरिकी फौजी के बूट पाकिस्तान की सरजमीन पर नहीं लगे और एक फौजी हमारा भी शहीद नहीं हुआ। हाँ, एक फौजी नहीं शहीद हुआ। अच्छा, और ज़िया-उल-हक साहब, हाँ, और ज़िया-उल-हक साहब खुद जलालाबाद में जब पुल पे बीमारी हुई तो वो पुल टूट गया, कम्युनिकेशन सिस्टम टूट गया। तो मैं अभी नाम नहीं लेता क्योंकि उनका नाम लेना मना है, जिन्होंने ये बात बताई और खुद भी वहां वो मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जब मैं वहां गया पुल के ऊपर तो मैं परेशान था कि इसको किस तरह तामीर करेंगे, कम्युनिकेशन किस तरह शुरू होगी यहाँ से। तो उन्होंने कहा उन्होंने कहा जो वहां के मुजाहिदीन थे कि 2 दिन पहले यहाँ से ज़िया-उल-हक साहब होकर गए हैं और उन्होंने कहा आप फिक्र न करें, ये पुल बन जाएगा। दिस वॉज इनसाइड अफगानिस्तान जब जहाज हो रहा था वहां। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। उस जमाने में मैं भी इनसाइड अफगानिस्तान गया हूं और समर खेल की छावनी में उस दिन मौजूद था, जिस दिन अगले दिन हमने जलालाबाद पे शायद उन्होंने हमला भी करना था। मैंने उसकी गेट पर ज़िया-उल-हक की तस्वीर भी लगी देखी और मुजाहिदीन को ये कहते सुना सीने पे हाथ रख के कि ज़िया-उल-हक तो हमारा मोहसन है। और पाकिस्तान के जो जज्बात देखे मुझे आज तक याद है। और अब उसके बाद आप गाजियाँ पड़ती हुई देख रहे हैं। ये मुशर्रफ की लड़ाई ने हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। लोग इस लड़ाई को उस लड़ाई को एक करके बताते हैं, अलग अलग नहीं कर पाते और उसको उसकी कंटिन्यूशन कहते हैं वो। और आज भी हम हाउस इन ऑर्डर, हाउस इन ऑर्डर, हाउस इन ऑर्डर के नाम पे पता नहीं क्या कर रहे हैं। क्या पॉलिसियाँ हमने बना रखी हैं। कभी उन लोगों को हम आने देते हैं, फिर कहते हैं टेररिज्म के लिए हम उन्हें नकारना शुरू कर देते हैं, फिर लोग कहते हैं क्यों नकार रहे हैं, फिर हम अपनी कहानी शुरू कर देते हैं। क्या किस्सा नजर आता है। अफगानिस्तान तो हमारे लिए बड़ा मसला बन गया है। देखें, इतने सालों तक हम ये सुनते रहे कि हमारी थ्रेट जो है वो ईस्टर्न बॉर्डर से। आज हमारे जो सबसे ज्यादा लोग शहीद हो रहे हैं, सबसे ज्यादा, मैं कोई फिगर नहीं दूंगा, फिगर सबके पास है, मतलब जितने भी हैं, लेकिन हमारा आपको पता है कि 80,000 लोग तो शहीद हुए ना हमारे। तो वो सारे का सारा जो था फोकस वाज ऑन दी वेस्टर्न बॉर्डर। ठीक है, जिसके बारे में हम ये कहते रहे। तो ये कहते जी ये पाकिस्तान ये कहता रहा ये हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। मुझे ये बताएं शजाद मिर्ज़ा साहब कि पूरी तारीख उठा के देख लें, कब अफगानिस्तान पाकिस्तान के फेवर में कोई हुकूमत उठा के दे। वो तो रशिया के उधर बैठे हुए थे, सोवियत यूनियन के चुंगल में बैठे हुए थे। दाऊद ने जरा कोशिश की, जब सदर दाऊद ने, तो उसको मार दिया गया। उसके बाद सारा वही लोग आते रहे। और फिर क्या हुआ कि ये पाकिस्तान की हिकमत अमली थी कि वो आपसे मोहब्बत करने लग गए। तो आज भी करते हैं मोहब्बत, आज भी उतनी मोहब्बत करते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता, मैं आपके साथ चलता हूँ अफगानिस्तान, आप खुद चल के देख लें वहाँ कितनी इज्जत करते हैं। लेकिन आपकी हिकमत अमली ऐसी होनी चाहिए कि आप वहाँ पर अपने दुश्मनों को स्पेस ना दें। आज आप हमारा तो झगड़ा हो जाएगा उनसे, लेकिन वो खला को कौन पुर करेगा? वो हिंदुस्तान पुर करेगा। वो हाथ में पैसे लेके बैठा हुआ है और वहां पे एक्टिव है। फिर वही होगा जो हमारे साथ पहले हुआ था कि जगह जगह उनके काउंसलेट खुल जाएंगे, जगह जगह ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, जगह जगह पैसा देना शुरू कर देंगे और वो फिर पाकिस्तान के अंदर वही एक्टिविटी शुरू कर देंगे जो कि बड़ी मुश्किल से हमने रोकी। ठीक बात है। मैं एक वक्फा लेता हूं जी, वक्फे के बाद इसी मसले पर आपसे बात करूंगा कि जो हम बार बार कहते हैं हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए, तो हमें अब क्या करना चाहिए। इस वक्त की जो सूरत हाल है अफगानिस्तान के मामले में, वो हमारे लिए बड़ी अजीबोगरीब है। 25,000 लोग हमारी सरजमीन पर बैठे हुए हैं इस बात के इंतजार में कि उन्हें अमेरिका का वीज़ा मिलेगा या उन्होंने अमेरिका जाना है। अमेरिका के जाने के इंतजार में वो यहाँ बैठे हुए हैं।
अमेरिका फैसला नहीं कर रहा 1.5 साल से 2 साल से, और वो लोग जो है बेचारे जहां फंसे हुए हैं, और हम पर ये है कि ना उन्हें वापस भेजो, ना हम उन्हें लेंगे, तुम उन्हें संभालो। एक अजीबोगरीब नक्शा बना हुआ है। इस नक्शे का हल क्या है, अभी आपसे बात करते हैं एक वक्त के बाद। जी नाज़रीन, हम जैसे आपको मालूम है, हम यादुल हक साहब से बात कर रहे हैं। इस वक्त अफगान मसले पर गुफ्तगू हो रही है। हाउस इन ऑर्डर करो, खित्ते की सूरत हाल बदल रही है। लोग पहले ये था कि अमेरिका वहाँ है और वो हिंदुस्तान की मदद कर रहा है, उसके कॉन्सुलेट खुले हुए हैं। अब हमने कहा तालिबान की हमारी हुकूमत आ गई है, वो अपनी सरजमीन को किसी के गैरों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे। हमारे मुल्क में टेररिज्म शुरू हो गई है। क्या इलाज है इसका, क्या हल है इसका, हमें क्या करना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए? एजाज हक साहब से यही पूछते हैं। और दुनिया का नक्शा ही बदल रहा है। हम अमेरिका की पॉलिसियाँ बात करते हैं, अमेरिका हमें इस्तेमाल करता है, बल्कि कहा भी उनके किसी आदमी ने कि हमारा पाकिस्तान ताल्लुक अफगानिस्तान के रेफरेंस से है। तो चीन हमारे सर पे है, वो हमारी सी पैक हमारा चल गया था, हमारी किस्मतें बदल रही थी, नक्शा बदल रहा था खित्ते का, और आने वाले दिनों में वही नक्शा आया था कि हम सही रुख पर थे, फिर हम बदले। क्या सूरत नजर आती है जी एजाज हक साहब, अफगानिस्तान पे हमें क्या करना चाहिए, और जो खित्ते की बदलती सूरत हाल है इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या क्या होने वाला है और हमें क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो ये है कि इस मसले का एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। हम हमेशा शॉर्ट टर्म सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरफ हम देखते नहीं है। अब ये एक प्रोग्राम जो है ना सजाद मीर साहब, आपसे अलग से करना पड़ेगा, क्योंकि ये लंबी कहानी है। मैं जून 2021 की बात कर रहा हूँ, 2022 था ये जब अमेरिका अगस्त में निकला वहां से। उस वक्त तालिबान आए थे कुछ, उस वक्त अभी अमेरिका वहीं था, तो मेरे पास आए थे अफसोस करने मेरे चचा का, तो बड़ी लंबी गुफ्तगू हुई थी उनके साथ। उनमें से एक जो उनका इंटरप्रेटर था, आज वो एम्बेसडर है अफगानिस्तान का पाकिस्तान में, और 3 दूसरी जो शख्सियात थी, तीनों गुजरा है वहां पे। 3 दफा मुझे इनवाइट कर चुके हैं, मैं जा नहीं सका वहाँ अफगानिस्तान, क्योंकि हमारे ताल्लुकात इस किस्म के थे और वो भी कुछ सिक्योरिटी की बातचीत कर रहे थे, तो मैं फिर वहाँ गया नहीं। देखिए, मसला ये है कि एक आधा कोई इंसिडेंट हो जाता है। अभी पिछले दिनों ये बात साबित हुई है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सी शख्सियात को टारगेट किलिंग की गई, जिनका ताल्लुक किसी के साथ था या नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन उनमें सबसे जो एंड रिजल्ट निकला वो पता लगा कि इसके पीछे रॉ का हाथ है। ठीक है ना? लेकिन सारे इल्जाम जाते हैं अफगानिस्तान पे कि अफगानिस्तान ये करवा रहा है, अफगानिस्तान को इजाजत दे रहा है। और खास तौर पे जब वो हुआ इंसिडेंट बेस का, तो उसके बाद लाजमी बात है उसके एक रिएक्शन में हमने बहुत से इकदाम करने की कोशिश की, जिससे कि आपस में तल्खियां पैदा हो गई। और वो तरीकाकार कोई और भी हो सकता था कि किसी और तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन हो सकता है कि जो ऊपर बैठे सोच रहे हैं उनकी सोच मुझसे बहुत मुख्तलिफ हो। मैं सतह पे मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है जितनी उनके पास है, क्योंकि ज्यादातर जो यहाँ पे एक्टिविटीज हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर, जो टेररिज्म के बारे में या यहाँ पे जो मामलात हो रहे हैं, वो ज्यादातर जो बेस है उसकी वो अफगानिस्तान के अंदर ही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन मुझे याद है उनके अल्फाज मेरे कानों में आए कि कन्वे कर दें, और मैंने उस वक्त के DGISI को ये बात कन्वे की। उन्होंने कहा कि हम पहले मसरूफ थे जिहाद के अंदर, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को हमारी तरफ से ये कह दें कि हम अपनी सरजमीन किसी TTP को या किसी दूसरे तंजीम को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। मैंने ये बात कन्वे की, मेरी बाकायदा उनके साथ मीटिंग हुई। मैंने उन्हें बताया कि ये वो कह कर गए, ये उनके नाम है, आप अगर उनसे रब्ता करना चाहें, मिलना चाहें, तो आप उनको मिल लें। लेकिन इसका जो वैक्यूम क्रिएट होगा ना, जो वॉइड होगा, इतना बड़ा वॉइड होगा वहां पे, लाजमी बात है कि आपके जिस बॉर्डर को आप सिक्योर करना चाह रहे हैं, ईस्टर्न बॉर्डर को, वो फिर वहां पर एक्टिव होकर आपको मसरूफ कर देगा। 2 चीजें आजकल देखें ना, एक तो ये है कि पाकिस्तान को जारी रखो, थोड़ी बहुत इधर धमाका करा दिया, उधर धमाका करा दिया, क्योंकि उस पहले भी ये होता रहता था, लेकिन टिट फॉर टैट हो जाता था, सब ठीक हो जाता था। अब वो काम खत्म हो गया। इसलिए अब मसला ये है कि वो वहां जाकर वहां पर अपनी बेसिस बनाकर फिर आपको वो मसरूफ रखेंगे इन मामलात के अंदर, ताकि ना तो आपके पास अब ना कश्मीर के बारे में बात करने की हिम्मत है,
ना आपके पास हिंदुस्तान। और ये बात भी आपको आज चले, मैं ऑन रिकॉर्ड ले आता हूँ, 2 प्रेशर्स पाकिस्तान के ऊपर आ रहे हैं और आ रहे थे, चाहे कोई बुरा समझे या अच्छा कर समझे। वो एक तो ये था कि इसराइल को तस्लीम करे, वो तो शुक्रिया अदा करें हमास का कि उन्होंने वो स्पैनर बीच में फेंक दिया और मामला जो है वो बहुत से ममालिक जो आगे बढ़ रहे थे वो अब सोच में पड़ गए, क्योंकि हुक्मरानों का और अवाम का रद्द अमल आपको पता है, इट्स पोल्स अपार्ट। दूसरा प्रेशर हमारे ऊपर क्या है, ये अभी से नहीं आ रहा, ये जनरल बाजवा के जमाने से, जनरल मुशर्रफ के जमाने से। जनरल मुशर्रफ ने इस पर स्टैंड लिया था जब लाहौर डिक्लेरेशन हुई थी और जब वाजपेयी मीनार पाकिस्तान पर आए थे। मुझे इस बात का इल्म है कि उन्होंने जाकर कश्मीर का पैराग्राफ जो है उस के अंदर डलवाया था, जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आई थी जब बस सर्विस शुरू की थी वहां, उसके बाद। तो अब ये वो चाह रहे हैं और उस वक्त भी ये चाह रहे थे, और जनरल बाजवा के जमाने में भी ये प्रेशर था पाकिस्तान के ऊपर। उन्होंने इसका जिक्र भी किया था अपनी एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के अंदर, जब उन्होंने कहा कि हम रीजनल कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी की तरफ जाना चाहिए और पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए। और मकसद हिंदुस्तान का ये है कि पाकिस्तान से राहदारी लें फ्रॉम वाघा टू तोरखम। ये उनकी मतलब एक तरीना ख्वाहिश है, जिसको पूरा करवाने के लिए वो पाकिस्तान के ऊपर पूरा प्रेशर डाल रहे हैं। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अगर मनमानी हुकूमत आ गई, जो लाना चाह रहे हैं, जो आना चाह रहे हैं, तो फिर यही देखेंगे आपके हिंदुस्तान बैक बर्नर पे कश्मीर चला जाएगा, ट्रेड के बहाने हिंदुस्तान को राहदारी दी जाएगी, और फिर पाकिस्तान जो है वो अल्लाह के फजलो करम से मैं नहीं समझता कि हमारी इतनी बड़ी फौज के और हमारे एक न्यूक्लियर मुल्क होने के का मकसद ही ये था कि हम नेपाल और भूटान और ये दीगर ममालिक हैं उनकी तरह, मतलब हम भी उसकी हिंदुस्तान की हेजेमनी के अंदर ना आ जाए। तो ये मामला बड़े गौर और खौफ वाले हैं, ये कोई इस किस्म की चीजें नहीं है, इस पे बहुत डिबेट होनी चाहिए, और वो डिबेट करने के लिए पहले मुल्क के अंदर एक हार्मनी होनी चाहिए, एक माहौल होना चाहिए। अच्छा, जो चीन के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, इंडिया की भी उससे दुश्मनी है, हमारी उससे दोस्ती है, वो सी पैक भी बन रहा था, राहदारी भी बन रही थी, और वो इन्वेस्टमेंट भी हमारे यहाँ कर रहे थे। क्या सूरत उसकी? दुनिया का नक्शा बदल नहीं रहा खित्ते में? क्या सिर्फ हम अफगानिस्तान की लड़ाई के लिए अमेरिका की दोस्ती करते रहेंगे, या कुछ हम और भी आगे जाने के बारे में सोचेंगे? चीन हमें बहुत मदद कर सकता था, कि अब डरते हैं चीन से बात करते हुए। हम ईरान से गैस लेते हुए कहते हैं आदमी सैंक्शन लग जाएगी, और दुनिया का नक्शा बदल गया है, ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती हो गई है। अब क्या, कहाँ खड़े हैं हम बदले हुए हालात? ना हम तो माशाल्लाह जहाँ खड़े हैं तो सबको मालूम है। देखें, इराक ईरान से गैस ले रहा है, तुर्की ईरान से गैस ले रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है ना, पाइपलाइन जा रही है बकायदा। लेकिन पाकिस्तान के बॉर्डर पे आई हुई हम अंदर नहीं ला सकते। क्या वजह है उसकी? क्या हम एक इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट नहीं, क्या हम अपने डिसीजन नहीं ले सकते? तो ये तो हमारी बिजली ईरान देने के लिए तैयार था ग्वादर पे, अभी वो 100 मेगावाट दे रहा है ग्वादर पे, मेरा ख्याल है। मैं जब ईरान गया था मुझे पता है 300 मेगावाट का मुआहदा हुआ था, और ट्रांसमिशन लाइन वो बॉर्डर पे ले आए थे, वापडा ने उनके साथ MOU साइन किया था, और हम उसको आगे नहीं लेकर आए खौफ की वजह से। उस वक्त तक इतनी सैंक्शंस भी नहीं लगी। और मुझे ये पता है एक MOU वहां था जो मैंने गलती से एज ए मिनिस्टर साइन कर दिया था, तो पूरे पाकिस्तान में इस तरह हो गया था कि वजीर आज़म ने मुझे बुला के कहा ये क्या करके आ गए हो। मैंने कहा ये MOU है, कोई ये कोई क़यामत तो नहीं आ गई। मैं तो सिर्फ ये कहा था कि हम कल्चरल एक्सचेंजेस के लिए जो चाहते हैं वो उस पर गौर करेंगे। तो उस पर ही मतलब बड़ी एक वो मुझसे पूछा गया, ये जी उन्होंने कहा जी सदर साहब नाराज हो गए हैं। वजीर आज़म ने कहा तुमने ये कैसे कर दिया, तुम इस तरह से कैसे चले गए थे, मतलब वो एक कॉन्फ्रेंस थी, मैं उसमें गया था। बहरहाल ये चीजें जो है ना, ये सारी चीजें तब ठीक होगी जब अंदर हमारा एक माहौल जो है वो साजगार होगा। अगर हम आपस में बिखरे रहेंगे, हम आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, हम जो है अपनी एस्टेब्लिशमेंट की इज्जत नहीं करेंगे, हम उनसे लड़ना चाहेंगे,
और हर किसी ने कोशिश की है लड़ने की, कामयाब तो कोई नहीं हुआ, आखिर में तो वही कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, और दुनिया के हर मुल्क के अंदर ये है। शुजात मीर साहब, हिंदुस्तान को ले लें, अमेरिका को ले लें, वो अपनी एस्टेब्लिशमेंट के बगैर कोई डिसीजन नहीं लेते, उनको ऑन बोर्ड लेकर आते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ क्योंकि तारीख हमारी ऐसी तल्ख रही है कि यहाँ पे मार्शल लॉ भी रहा है, जमहूरियत भी रही है, तो एक किरदार उनका जरूरत से ज्यादा जो है उनको मतलब अदा करना पड़ा कि अब ये जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करने के लिए ये SIFC बनी है, मैं उसकी तारीफ करता हूँ SIFC की हर जगह, कि एक कंटिन्यूटी रहेगी इकोनॉमिक पॉलिसीज में जब एस्टेब्लिशमेंट वाले वहां बैठे होंगे। लेकिन वो इस पे भी तनकीद कर रहे हैं, इसको भी बुरा भला कह रहे हैं कि डॉलर को क्यों कंट्रोल किया गया, स्टॉक मार्केट क्यों ऊपर चलेगी। लेकिन हमने अभी बहुत आगे जाना है। नहीं, ये जो हमारी खिते की सूरत हाल को आप भी कह रहे हैं कुछ बदली है, चीन का रोल पैदा हुआ है, ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात ठीक हुए हैं। अब इस सूरत हाल में हम भी अपना कोई रोल बदल नहीं सकते जिसमें हमें कोई नुकसान का डर ना हो, अपने फायदे के लिए बहुत से काम कर सकते हैं। चीन से दोस्ती कर सकते हैं, ईरान से तेल ले सकते हैं, और सऊदी अरब अगर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है तो वो हम सुना है हम मनसूबे नहीं बना रहे इन्वेस्टमेंट के, बैठे रहते हैं, वादे कर लेते हैं, MOU साइन कर लेते हैं और बरादराना हैंडशेक कर लेते हैं और खुश हो जाते हैं जफ्फियां डालकर। देखिए, ये सारी चीजें जो है वो हो सकती हैं अगर आप अपने पैरों पर खड़े हों, अगर यहाँ पर आप अंदरूनी तौर पर मुत्तहिद हों, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब रूस के साथ, चीन के साथ, देखिए हमने कोई अमेरिका से जंग तो नहीं लड़नी। अमेरिका के साथ हमारे 1947 से अच्छे ताल्लुकात भी हैं, बुरे भी रहे हैं, हम चलते भी रहे हैं उनके साथ, और कई जगह पे हमें उन्होंने डराया धमकाया भी है, हमें पत्थरों के जमाने में पीछे भेजने के लिए भी बात की गई है। लेकिन चीन के साथ तो हमारे मतलब ऐसी बात ही नहीं, हमारे मतलब सबसे फेवरेबल, सबसे अच्छे ताल्लुकात, बुरे वक्तों में, अच्छे वक्तों में, जो कि हर वजीर आजम वहां जाके जब बैठता है तो कहता है हमारे ताल्लुकात हिमालय से भी ऊंचे हैं और सबसे गहरी जो समुद्र है उससे भी नीचे है, और शहद की तरह जो है उसमें मिठास है। लेकिन वो शहद जो है वो देखने के लिए है, खाने के लिए नहीं। तो अब ये है कि अब चाइना भी जो है वो रोड एंड बेल्ट वाला मामला जो है वो उन्होंने देखा कि अब उनका भी अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर हो गया, उन्होंने दूसरा रास्ता भी ढूंढ लिया अफगानिस्तान जाने के लिए, चाबहार से लेकर जा रहे हैं रास्ता। वहां पे चाबहार का जो पोर्ट है ग्वादर से 200-250 किलोमीटर है, वो पहले हिंदुस्तान ने बनाना था, अब वो चाइना ने उनको बना कर दे रहे हैं, और वहीं से वो फिर अफगानिस्तान जाएंगे। तो अफगानिस्तान के लिए तो जो हम कह रहे हैं ना कि हमारे अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं, उनके लिए भी रास्ते फिर खुल जाएंगे। तो हमारी फिर वो अहमियत नहीं रहेगी जो कि आज हमारा सारा ट्रांजिट ट्रेड उनका यहाँ से जा रहा है। तो इसका मतलब अब आपकी अपनी मर्जी है, आप इसका फायदा उठाना चाहें, ना उठाना चाहें, आप उनसे ताल्लुकात ठीक रखना चाहें, खराब करना चाहें, ये आप बेहतर जानते हैं। लेकिन ये जो हो रहा है, दहशतगर्दी यहाँ पर हो रही है, और वहाँ पे फिर उस पर तालिबान की हुकूमत को भी अपना एक अच्छा किरदार जो है वो अदा करना चाहिए। ठीक बात है जी। अब एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद मैं आपको बिल्कुल मकामी सियासत के हवाले से कुछ सवाल पूछूंगा ताकि ये बात भी आ जाए। हमने बहुत बातें की हैं अफगानिस्तान के हवाले से, रीजनल पॉलिटिक्स के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से बातें हैं, गजा के हवाले से बातें की हैं, और बहुत सी बातें की हैं, हमारी सियासी सूरत हाल पर भी बातें की हैं, माशी सूरत हाल भी बातें की हैं, एस्टेब्लिशमेंट के रोल की बातें की हैं, सियासी जमातों की किरदार के बारे में बातें की हैं। अब आखिर में जो इन दिनों में कुछ हो रहा है उसके बारे में आपसे मैं चंद सवाल करूँगा, और ये आखिरी हमारा सेगमेंट होगा, और बहुत एक अहम इसलिए सवालात कुछ हैं जो आपसे करना चाहूँगा। एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी इजाज़ साहब, मैं कोई सादा सी बातें पूछना चाहता हूँ। इलेक्शन के बारे में, सारी सूरत हाल के बारे में आपने तजिया कर दिया है कि जमातें मिल रही हैं, अब मसलन मुस्लिम लीग मिल रही है, आपकी वो जो साउथ पंजाब की पार्टी बनी है जहांगीर तरीन के साथ, और शुजात साहब के साथ मिल रही है, कुछ और एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बिलावल बहुत एक्टिव हो रही है। आपको क्या होता नजर आ रहा है अगर सचमुच इलेक्शन हो भी जाएं तो ये पार्टियां क्या रोल अदा करेंगी? देखिए, ये दिल से नहीं हो रही, ये सारे मामला ये मजबूरी से हो रहे हैं। अच्छा, मतलब कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी है, उसमें लोग दिल से नहीं जा रहे, उनको भेजा जा रहा होगा। कुछ लोग वैसे गए हैं जिन्होंने बाद में ये जिक्र किया कि जी हमारी मजबूरी है, हम यहाँ चले गए हैं। मतलब पब्लिक के अंदर उनकी परसेप्शन नहीं बन सकी, जो एक
पॉलिटिकल पार्टी की होनी चाहिए थी। नवाज शरीफ साहब और मैं जाके शुजात साहब से मिले, मुझे मालूम नहीं एक दूसरे की बात उनको समझ आई है कि नहीं आई है, लेकिन उन्होंने कहा जी इतनी सीट हमें दे दो, इतना ये हमें दे दो। यानी कि इलेक्शंस के बाद भी मैं आपको बता दूं, अभी आज बैठकर मैं बता देता हूँ जो मैं देख रहा हूँ, 35 साल का मेरा एक्सपीरियंस है कि PDM2 जो है वो बनने के लिए जा रहा है। उसमें छोटी छोटी लोग आएंगे, किसी के पास कोई सिंपल मेजोरिटी भी नहीं होगी, और यही नवाज शरीफ साहब की अभी नई डिमांड सामने आ रही है, PMLN की, सॉरी उनका नाम नहीं लेता मैं, कि हमें सिंपल मेजोरिटी दी जाए या हमें 2/3 अक्सरियत दी जाए। किससे मांग रहे हैं वो? पाकिस्तान की आवाम से तो नहीं मांग रहे। ठीक है। फिर MQM के पास जा रहे हैं, MQM उनके पास आ रहा है, GDA को कहा जा रहा है कि आप भी PMLN के साथ मिलें। एक बंदा आज आप जाएं PMLN की क़यादत से मिलें, उनको कहें हमें एक इलेक्टेबल बता दें जो आपके पास सिंध में एक, मैं कहूंगा कि भाई जिंदाबाद। इनके पास है ही नहीं कोई बंदा, ना इनके पास बलोचिस्तान में है। अगर MQM को इनके साथ बैठा देंगे तो इसका मतलब MQM को की सीटें जो निकलेंगी वो इनके साथ कोलिशन में आ जाएंगे वो। इसी तरह से GDA को मजबूर किया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है, लेकिन दिल से वो नहीं जाना चाहते। लियाकत जतोई ने जाके GDA में शमूलियत की है, तो उसको पता है PMLN का वोट ही वहां कोई नहीं है, चलो GDA से कुछ तो वोट मिल जाएगा उनको। तो इन हालात के अंदर आप बताएं ना मुझे, साउथ पंजाब में क्या है, मतलब मुझे एक इलेक्टेबल बता दें जो कि वहां पर बहुत से लोगों को डाला गया है, लेकिन क्या वो इलेक्ट होने के काबिल हैं? इनके साथ खड़े होकर क्या इनकी कोई ऐसी पॉलिटिकल स्टैंडिंग है? तो अगर काफ लीग मिल रही है PMLN के साथ, MQM को मिलाया जा रहा है PMLN के साथ, अगर GDA को कहा जा रहा है कि PMLN के साथ मिल जाओ, अगर इस्तेकाम पाकिस्तान सीट एडजस्टमेंट मांग रही है PMLN से, तो मुझे बताएं। और पीपल्स पार्टी का सिंध में भी बहुत सी मुश्किलात का सामना है और पंजाब में तो है ही नहीं, बिल्कुल जीरो है। आप जाके जलसे जुलसे कर लें, 2-3 हज़ार लोग आ जाएंगे आपको देखने के लिए कि भाई चलो हम इनका चेहरा ही देख लें जाके। तो इस सूरत हाल में मुझे आप बताएं कि इलेक्शन जो होगा, मैंने अभी एक मेरे पास आया, मैं पहले इसका जिक्र कर चुका हूँ, एक शख्सियत आई है जो इनके जानने वाले हैं, PMLN के कैंडिडेट है, बड़े मजबूत कैंडिडेट है अपने इलाके में। तो मेरे से पूछने आए, वो समझते हैं कि जनाब मेरे पास कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन है कि एजाज भाई इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे। मैंने कहा यार मुझे तो मना किया हुआ है चीफ जस्टिस ने कि इस पे मैं बातचीत ना करूं, कल आपने जाके मेरी शिकायत कर दी तो मेरी सरजरिश हो जाएगी। लेकिन मैंने कहा आप एक बात मुझे बताएं कि आप किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं? तो वो बिल्कुल खामोश हो गया। 30 सेकंड की वो खामोशी लग रहा था 3 घंटे की है, और फिर कहने लगा बात तो आपकी सही है, मेरा तो कोई ओपोनेंट ही नहीं है, एक अंडरग्राउंड है, दूसरा भागा हुआ है। तो मैं कहा आप किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे? उसने कहा जी मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। तो मैं कहा फिर इलेक्शन कैसे होगा? ऑपोजिशन कौन है मैदान में, मुझे ये तो बताएं। ये आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं तो मैं आपसे जवाबी सवाल पूछता हूँ कि आप इलेक्शन किसके खिलाफ लड़ेंगे? नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ेंगे, शहबाज शरीफ साहब लड़ेंगे, किसके खिलाफ लड़ेंगे? नहीं वो ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे? मैं तो इनके खिलाफ लड़ूंगा, PDM के खिलाफ लड़ूंगा, PMLN का जो कैंडिडेट होगा उसके। और इलेक्शन लड़ने के बाद अल्लाह करे आप जीत जाएं, और जीतने के बाद आपका रोल क्या अपोजिशन का होगा? या जिस तरह आप कह रहे हैं कि जी इक़्तिदार में आ जाएंगे तो आपका रोल अपोजिशन का होगा। जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है सजाद मिर्जा, देखिए आप मेरे साथ सच करें, आपसे मैं सवाल पूछता हूँ कि आने वाला वजीर आजम कौन है? आप बताएं। आप तो बता रहे हैं कि वजीर आजम तो वही है। नहीं तो जब आप सारा पाकिस्तान ये कह रहा है, ये नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, तो फिर इलेक्शंस की क्या जरूरत है? मुझे बताएं ना। उनको ला के बैठा दें भाई, उनको कहें काकड़ साहब आपका हो गया 90 दिन पूरे हो गए। मतलब कि हम ये कह रहे हैं कि जी आइन के खिलाफ वर्जी नहीं होगी, चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं मैं आइन पे अमल दरामद करवाऊंगा, मैं पत्थर पे लकीर लगाऊंगा। आप मुझे ये बताएं कि मौजूदा निगरान हुकूमतें आइन के मुताबिक। अच्छा बस ये ठीक है, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ, पाकिस्तान तो ठीक चलता रहेगा ना जो भी आए? पाकिस्तान ठीक नहीं चलेगा अगर ऐसे लोगों को लाया जाए जिनकी परसेप्शन खराब हो, जिन पे लोगों को मतलब एतमाद ना हो। फिर जितनी मेहनत की है, मैं इनको भी बताना चाहता हूँ कि जितनी मेहनत आपने की है वो सारी मेहनत आपकी राय कहाँ जाएगी? ये इकॉनमी को जो आप सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं वो फिर मामलात जो है वो ठीक नहीं चल सकेंगे।
आगे आपकी मर्जी है जनाब, हम तो हाजिर हैं। हमें कहे इलेक्शन ना लड़ो, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। अच्छा मैं सीधी सी बात आपको बता रहा हूँ। हाँ बस ठीक है, साथ समझ आ गई जी। बातें तो और भी बहुत सी आपको करने को दिल चाहता है, लेकिन बिल्कुल वक्त खत्म हो रहा है। और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत सी बातों पर दिल की बातें की हैं और बहुत खुलकर बातें की हैं और बहुत अहम बातें की हैं। मेरा ख्याल में हमारे तमाम स्टेक होल्डर इन बातों से कुछ फ़ायदा उठाएंगे, कुछ सीखने की कोशिश करेंगे और पाकिस्तान सही रास्ते पे चलाने वाले इसको सही रास्ते पे चलाएंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।